नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल पॉइंट पर। मैं हूं शिखा राजता और आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ बेहद महत्वपूर्ण और हालिया फैसलों पर चर्चा करेंगे। ये जजमेंट्स आपके कानूनी ज्ञान को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। यदि आपको इनमें से कोई भी जजमेंट उपयोगी या हेल्पफुल लगे तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। पहला मामला, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती कमला देवी, केस नंबर FAO EC नंबर 300/2018। निर्णय की तिथि 27 मई 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य। दोस्तों, यह मामला एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 से जुड़ा है। बीमा कंपनी ने कमिश्नर द्वारा दिए गए एक अवार्ड को चुनौती दी थी। मामला यह था कि एक ट्रक ड्राइवर मेहर लाल की मृत्यु 2 जुलाई 1995 को ट्रक दुर्घटना में हो गई थी। कमिश्नर ने मुआवजा राशि 4,11,900 रुपये और 12% ब्याज तय किया था। बीमा कंपनी का कहना था कि मुआवजे की गणना 15 सितंबर 1995 को लागू हुए संशोधन के आधार पर नहीं, बल्कि दुर्घटना की तारीख यानी 2 जुलाई 1995 के कानून के आधार पर होनी चाहिए। कानूनी बिंदु, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 कानून की प्रयोज्यता। कोर्ट ने साफ किया कि मुआवजे का हक उस कानून के तहत तय होगा जो दुर्घटना कॉज ऑफ एक्शन की तारीख को लागू था, न कि किसी बाद के संशोधन की तारीख से, खासकर जब संशोधन का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट न हो। मुआवजे की गणना 15/9/1935 से पहले। दुर्घटना 15/9/1935 से पहले हुई थी, इसलिए उस समय के कानून के अनुसार मासिक वेतन को अधिकतम 1,000 रुपये माना जाना चाहिए था और उसका 40% न कि 50% लेकर गणना की जानी चाहिए थी। इस हिसाब से मुआवजा 22,380 रुपये बनता था। ब्याज दर, उस समय के कानून के अनुसार ब्याज दर 12% नहीं बल्कि 6% प्रतिवर्ष होनी चाहिए थी। ब्याज की शुरुआत, कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही दावा देर से दायर किया गया हो, क्योंकि पहले मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला चल रहा था, ब्याज दुर्घटना की तारीख से ही देय होगा। हाई कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया। कमिश्नर के अवार्ड को संशोधित करते हुए मुआवजा राशि 22,380 रुपये और ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष कर दी गई, जो दुर्घटना की तारीख से देय होगी। दोस्तों, ये मामला साफ करता है कि कानून कब से लागू होगा, यह कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। दूसरा मामला, पुरुषोत्तम सिंह बनाम अमरो व अन्य पॉम्सय, केस नंबर सिविल रिवीजन नंबर 10/2025। निर्णय की तिथि 27 मई 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य। यह मामला सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के आर्डर 6 नियम 17 से संबंधित है, जो रिटन स्टेटमेंट में संशोधन के बारे में है। प्रतिवादी पुरुषोत्तम सिंहाट ने निचली अदालत में अपने लिखित बयान में संशोधन के लिए एक आवेदन दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी एक वसीयत विल के आधार पर अपनी दलील जोड़ना चाहता था, जिसके बारे में उसका कहना था कि उसे हाल ही में पता चला है। निचली अदालत ने देरी और उचित परिश्रम ड्यू डिलिजेंस की कमी के आधार पर इसे खारिज कर दिया था। कानूनी बिंदु, CPC ऑर्डर 6 नियम 17 प्रोविजो। कोर्ट ने माना कि ट्रायल शुरू होने के बाद संशोधन की अनुमति तभी दी जा सकती है जब पार्टी यह साबित करे कि उचित परिश्रम के बावजूद वह पहले यह मामला नहीं उठा सकी। उचित परिश्रम बनाम आवश्यकता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिनेश गोयल मामले का हवाला देते हुए कहा कि यदि संशोधन मामले के वास्तविक विवाद के पूर्ण और प्रभावी निर्णय के लिए आवश्यक है, तो यह आवश्यकता देरी या उचित परिश्रम की कमी पर हावी होगी। प्रतिवादी द्वारा परस्पर विरोधी दलीलें। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि प्रतिवादी परस्पर विरोधी दलीलें नहीं ले सकता, जब तक कि वह अपने मूल बयानों में की गई किसी स्वीकृति को पूरी तरह से खत्म न कर दे। मामले के तथ्य, कोर्ट ने पाया कि वसीयत और गिफ्ट डीड एक ही दिन, एक ही जगह और एक ही गवाहों के सामने रजिस्टर हुई थी, जिससे प्रतिवादी का यह कहना कि उसे वसीयत का पता नहीं था, अविश्वसनीय लगता है। इसके बावजूद मामले के पूर्ण निपटारे के लिए संशोधन को आवश्यक माना गया।
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी को अपने लिखित बयान में संशोधन करने की अनुमति दे दी। यह जजमेंट दिखाता है कि न्याय के हित में प्रक्रियात्मक नियमों को कैसे उदारतापूर्वक देखा जा सकता है। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें कानूनी जानकारी में रुचि है। तीसरा मामला, दिलवरू देवी व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। केस नंबर LPA नंबर 2, 2022। निर्णय की तिथि 27 मई 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायमूर्ति रंजन शर्मा। यह मामला जूनियर इंजीनियर सिविल के पद पर सहायक अभियंता सिविल के रूप में पदोन्नति से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं जो B और टेक डिग्री धारक थे ने निजी प्रतिवादियों जो AMIC डिग्री धारक थे की पदोन्नति को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि 2019 के नए RNP नियमों में AMIC डिग्री का उल्लेख नहीं है और केवल BE, B.Tech या AMIE डिग्री धारकों को ही पदोन्नति दी जा सकती है। सिंगल जज ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ यह LPA दायर की गई थी। कानूनी बिंदु, योग्यता की समानता और न्यायिक समीक्षा। कोर्ट ने दोहराया कि योग्यताओं की समानता तय करना अदालतों का काम नहीं है। यह एक तकनीकी अकादमिक मामला है जिसे राज्य या भर्ती प्राधिकरण तय करता है। AMIS और AMI की मान्यता। कोर्ट ने पाया कि भर्ती विभाग राज्य और कानून विभाग ने AMIS एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स और AMIE एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स को एक समान माना है और यह AICTE द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। सिविल शब्द का प्रभाव। कोर्ट ने माना कि AMIE में सिविल शब्द जोड़ने से डिग्री की प्रकृति नहीं बदल जाती, खासकर जब दोनों सिविल इंजीनियरिंग में हैं और भर्ती विभाग द्वारा समान मानी गई हैं। अदालत की भूमिका। सिंगल जज ने 2 डिग्रियों की समानता का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया, बल्कि केवल विभाग के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की और उसे सही पाया। डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के फैसले में कोई कमी नहीं पाई और अपील को खारिज कर दिया। यह माना गया कि निजी प्रतिवादी पदोन्नति के लिए पात्र हैं। यह मामला भर्ती नियमों और डिग्री की समानता पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। चौथा मामला, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम धनीराम डॉकिंग केस नंबर क्रिमिनल अपील नंबर 306/2010। निर्णय की तिथि 27 मई 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला। राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी धनीराम को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ यह अपील दायर की थी। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 234 पर अश्लील कार्य, 504 शांति भंग करने के इरादे से अपमान और 506 आपराधिक धमकी के तहत आरोप थे। आरोप था कि आरोपी ने पानी के बिल जमा करते समय शिकायतकर्ता महिला सुवर्ण देवी से बहस की, उसे गाली दी, धमकी दी और अपने कपड़े उतारकर अश्लील हरकतें की। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास और FIR में देरी के आधार पर आरोपी को बरी कर दिया था। कानूनी बिंदु। IPC धारा 224 अश्लील कार्य। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि धारा 244 के तहत अपराध साबित करने के लिए सिर्फ अश्लील कार्य या शब्द पर्याप्त नहीं है, यह भी साबित करना होगा कि इससे दूसरों को नाराजगी अनोयंस हुई। इस मामले में किसी गवाह ने नाराजगी जाहिर नहीं की। IPC धारा 504 अपमान। इसके लिए इरादतन अपमान होना चाहिए जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। सिर्फ गाली देना काफी नहीं है। इस मामले में गालियों के सटीक शब्द नहीं बताए गए और न ही यह साबित हुआ कि इससे शांति भंग होने की संभावना थी। IPC धारा 506 आपराधिक धमकी। इसके लिए धमकी से भय, अलार्म पैदा करने का इरादा होना चाहिए। शिकायतकर्ता ने यह नहीं कहा कि उसे भय महसूस हुआ। बरी होने के खिलाफ अपील। कोर्ट केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब बरी होने का फैसला स्पष्ट रूप से गलत हो या सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा गया हो। गवाहों के बयान। गवाहों के बयानों में काफी विरोधाभास था कि आरोपी ने असल में क्या किया था। FIR में देरी। FIR 24 घंटे से ज्यादा की देरी से दर्ज हुई थी और इसका दिया गया कारण ततैया का काटना साबित नहीं हुआ। देरी से कहानी गढ़ने का संदेह पैदा होता है। शत्रुतापूर्ण गवाह। सभी मुख्य गवाहों की आरोपी से पुरानी दुश्मनी या मुकदमेबाजी चल रही थी।
हाई कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण उचित था और बरी होने के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी गई। दोस्तों, यह मामला आईपीसी की इन धाराओं के महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स को समझने में मदद करता है और यह भी बताता है कि बरी होने के फैसले में अपील कब सफल हो सकती है। लास्टली, हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जिसने पैरोल से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं पर गहरा असर डाला है। यह फैसला उन सभी के लिए जानना जरूरी है जो जेल में बंद कैदियों के अधिकारों, पैरोल की प्रक्रिया और सिस्टम में सुधार की बात करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी कानूनी जानकारी वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। केस का नाम मोहन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य केस नंबर CWP नंबर ऑल टाइम 38 ऑफ 2024। फैसले की तारीख 27 मई 2025। बेंच माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला। याचिकाकर्ता मोहन लाल एक दोषी हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 34 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्होंने अपनी बूढ़ी मां से मिलने और खेती के काम में मदद करने के लिए 42 दिनों की पैरोल के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन 5 जून 2024 को दिया गया था, लेकिन 15 अक्टूबर 2024 तक जब उन्होंने याचिका दायर की, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था। याचिका दायर होने के बाद अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित के परिवार की आशंकाओं के कारण उनकी पैरोल की सिफारिश नहीं की गई और 13 नवंबर 2024 को उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। अदालत ने यह भी देखा कि अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट भेजने में लगभग 5 महीने की देरी हुई। दिलचस्प बात यह है कि इसी मामले में सह दोषियों को पहले ही पैरोल दी जा चुकी थी। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की पैरोल का नहीं है, बल्कि इसने पैरोल सिस्टम की कई खामियों को उजागर किया है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब देखते हैं कि इस मामले में कौन से मुख्य कानूनी बिंदु शामिल थे और अदालत ने उन पर क्या कहा। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। 1. पैरोल एलिजिबिलिटी एंड अंडर ट्रायल पीरियड। अदालत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। अगर कोई व्यक्ति सजा से पहले अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में रहा है, तो उस अवधि को पहली बार पैरोल के लिए जरूरी 1 साल की वास्तविक कारावास की अवधि में गिना जाना चाहिए, बशर्ते कि हिरासत बिना किसी रुकावट के जारी रही हो। यह कैदियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अक्सर अंडर ट्रायल अवधि को नहीं गिना जाता था। 2. डिस्क्रेपेंसीज इन रूल्स एंड मैनुअल। अदालत ने हिमाचल प्रदेश गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज रूल्स 1961 और जेल मैनुअल 2021 के बीच पैरोल आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा को लेकर मौजूद भ्रम और विरोधाभासों को उजागर किया, जैसे आवेदन किसे भेजा जाए, रिपोर्ट कितने दिनों में आए और फैसला कितने दिनों में हो। इन सब पर अलग अलग बातें लिखी हैं। 3. डिले इन पैरोल एप्लीकेशंस। कोर्ट ने अधिकारियों के ढीले ढाले और असंवेदनशील रवैये की कड़ी आलोचना की, जिसके कारण पैरोल आवेदनों पर महीनों तक फैसला नहीं हो पाता और कैदियों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। 4. ग्राउंड्स फॉर पैरोल डिनायल। अदालत ने साफ किया कि पैरोल को सिर्फ अस्पष्ट आशंकाओं या सामान्य आपत्तियों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। इनकार करने के लिए ठोस कारण और विश्वसनीय सामग्री होनी चाहिए। 5. पैरोल फॉर को-कन्विक्ट्स। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि गंभीर अपराधों में एक साथ कई सहदोषियों को पैरोल देने या बारी बारी से देने के बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। इस पर नियम बनाने की जरूरत है। 6. नीड फॉर सिस्टेमिक रिफॉर्म्स। अदालत ने राज्य सरकार को पैरोल प्रणाली में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश दिए। इनमें शामिल हैं पैरोल के लिए स्पष्ट और सार्थक नियम बनाना, अंडर ट्रायल अवधि को शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन करना, आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा में विसंगतियों को दूर करना, समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाना और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करना, सहदोषियों की पैरोल के लिए नियम बनाना,
पैरोल आवेदनों को मैनेज करने और ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित करना। लंबित आवेदनों की मासिक समीक्षा करना। यह देखकर अच्छा लगता है कि अदालत ने न केवल याचिकाकर्ता को राहत दी, बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए इतने व्यापक निर्देश दिए। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतज़ार किस बात का? अभी लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें। चलिए अब जानते हैं कि इस केस का अंतिम परिणाम क्या रहा। अदालत ने याचिकाकर्ता मोहनलाल को 30 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया। यह रिहाई इस शर्त पर थी कि जब उनके सहदोषी की पैरोल खत्म हो जाएगी, उसके 10 दिनों के भीतर उन्हें रिहा किया जाएगा और उन्हें 1,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि का एक जमानतदार देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वे 15 जुलाई 2025 तक पैरोल प्रणाली में सुझाए गए सभी सुधारों को लागू करें। तो दोस्तों, यह था हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का पैरोल पर एक ऐतिहासिक फैसला। यह फैसला न केवल कैदियों के मानवाधिकारों को पुष्ट करता है, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 महत्वपूर्ण मामले। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके कानूनी ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कानूनी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।